राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूलों में 101 अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन किया, जिसमें 2000 से अधिक कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए। इस दौरान सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन में 4 मंजिला नए भवन और आईसीटी लैब तथा DIET दिलशाद गार्डन में नया संस्थान भी शुरू किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आशीष सूद, मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना और अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। तीनों जनप्रतिनिधियों ने इस अवसर पर न केवल सुविधाओं का लोकार्पण किया, बल्कि बच्चों से भी निजी स्तर पर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में वास्तविक सफलता तब हासिल होगी जब माता-पिता खुद अपने बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों का चुनाव करेंगे। इस अवसर पर जहां विधायक हरीश खुराना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की, वहीं शिक्षा मंत्री अपने संबोधन में आशीष सूद ने पिछली व्यवस्थाओं करते हुए कहा कि शिक्षा में बदलाव विज्ञापनों में नहीं, बल्कि कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में दिखना चाहिए। आप भी सुने शिक्षा मंत्री का इस अवसर पर संबोधन। आज यहां खड़े होकर मुझे एक पुरानी बात याद आती है। राजनीति में अक्सर लोग बदलाव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको मालूम है असली बदलाव क्या होता है? असली बदलाव अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन अपनी तारीफ करना नहीं होता, बल्कि असली बदलाव वो होता है जो क्लासरूम की छत और बच्चों की लैब में दिखता है। मैं मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनकी स्पष्ट सोच के कारण सरकारी पैसा विज्ञापन पर नहीं, सीमेंट और आईसीटी लैब्स पर खर्च हो रहा है। नीट का एग्जाम हो, CUET का एग्जाम हो, क्लैट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में कंप्यूटर की आवश्यकता है। हर एग्जाम में कंप्यूटर लिटरेट और टेक एनेबल्ड एजुकेशन की आवश्यकता है। एक जमाना था, नई शिक्षा नीति 1984 में जब लागू हुई, मैं छात्र नेता था, तो उसका कीवर्ड था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तब देश लड़ाई लड़ रहा था कि हर क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड पहुंच जाए, और वहां से चलते चलते मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष थी। आज उनके नेतृत्व में दिल्ली में हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड हो, यहां तक के लक्ष्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। और आज इस नई बिल्डिंग के साथ साथ जो 100 स्मार्ट जो आईसीटी लैब्स आपको उपलब्ध कराई गई हैं, ये बच्चों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाएंगी। इसके अलावा 7000 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स का टेंडर हो चुका है। दिल्ली में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के 21,000 क्लासरूम्स में अगले 4 वर्ष में स्मार्ट बोर्ड लगेगा, और अगले 5 साल की मेंटेनेंस की गारंटी के साथ लगेगा। आपके टैक्स का पैसा 5 साल की। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसको बताने के लिए आज जब हमारे इन सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल कर जाएंगे, इतने टेक एनेबल्ड होंगे, वो आपके परिवारों में ये साधन संपन्न बच्चों के साथ किसी भी रूप में टेक्नोलॉजी में बहस कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। दिल्ली के बड़े बड़े IAS, दिल्ली से अनेकों IAS, अनेकों CEO, अनेकों ऐसे लोग, फौज के जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर, डॉक्टर, इंजीनियर, IITians, सब सरकारी स्कूलों से निकले हैं। मगर फुल पेज विज्ञापन पिछले 10 सालों में देकर केवल इन 10 सालों में ही सरकारी स्कूलों में काम हो रहा है, ऐसा जताने की कोशिश की जा रही थी। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है, आज जब ये 100 आईसीटी लैब आपके समक्ष डोनेट की गई लाडली फाउंडेशन के द्वारा, और इन्होंने आज हमें वादा किया है कि ये 75 लैब और डोनेट करेंगे। मगर इन्होंने ये वादा ऐसे ही नहीं किया है साहब, इन्होंने ये वादा इसलिए किया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग इनसे आगे चल रहा है। इन्होंने 100 लैब में 2000 कंप्यूटर और अगली 75 लैब में फिर 1500 कंप्यूटर
ये 3500 कंप्यूटर देंगे और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 175 लैब में 7000 कंप्यूटर का टेंडर हम कर चुके हैं। 31 मार्च से पहले 7000 नए कंप्यूटर आपके बच्चों के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दे दिए जाएंगे। 7000 नए कंप्यूटर। एक साल पूरा नहीं हुआ हमें, अभी 20 फरवरी को एक साल हमें शपथ लिए हुआ होगा। उसके बाद के 1.5 महीने में हमने बजट पास किया होगा। बजट पास करने के बाद विभागों के पास पैसा जाता है। इतनी बड़ी खरीद की प्रक्रियाएं हैं, टेंडर है, प्री बिड है, उसके बावजूद अगर हम ये कर पाए हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हम ये कर पाए हैं। दिल्ली में 1000 से कुछ ऊपर सरकारी स्कूल है। अगले 3 साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में लैब होगी। डिजिटल लाइब्रेरी लग रही है। 100 से अधिक डिजिटल लाइब्रेरी इस वर्ष लग रही है। टेक्नोलॉजी के रूप में हमने एक इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है, इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट स्थित पार्क में फैले कूड़े के ढेर में लगाई गई आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कीर्तिनगर, मानसरोवर गार्डन, सरस्वती गार्डन के आसमान में काला प्रदूषक धुआं उठने से न केवल इलाके का AQI खराब हुआ, बल्कि अग्निकांड की आशंका से लोगों में डर का माहौल भी कायम हो गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर कीर्तिनगर फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने बहादुरी न दिखाई होती तो ये आग पूरे पार्क के साथ आगे भी फैल सकती थी। जिस स्थल पर ये आग लगी उसके आसपास न केवल लकड़ी बल्कि फर्नीचर, फोम व उससे जुड़ी दुकानें भी हैं। सवाल ये उठता है कि ये आग किसके इशारे पर लगाई गई? आखिर कैसे इस पार्क में जानलेवा हद तक ये कूड़ा जमा होने दिया गया? इस पार्क और इसकी सफाई से जुड़ी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये किसी साजिश के तहत हुआ? क्योंकि इसी दिन मानसरोवर गार्डन इलाके का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौरा किया। ये फायर स्टेशन की कम दूरी और कर्मियों की बहादुरी का नतीजा था कि बड़े हादसे को होने से पहले रोक लिया गया। लेकिन ये साफ है, सरकार के प्रयासों पर पलीता लगाने के लिए दिल्ली विरोधी तत्व सक्रिय है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज आयोजित प्रेस वार्ता में संसद और अन्य संवैधानिक प्रक्रियाओं में गतिरोध को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कार्यवाही में बार बार बाधा उत्पन्न करना विपक्ष की रणनीति है। प्रेस वार्ता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का भी जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को खारिज करने की अपील की थी। संबित पात्रा ने ये भी स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार की अंतरिम रोक नहीं लगाई है। आप देख ही रहे हैं कि मीडिया में किस प्रकार से सदन को लेकर, सदन के अंदर की गतिविधियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूरे देश में विपक्ष कहीं न कहीं एक अस्थिरता का माहौल बनाने की चेष्टा कर रही है। और यह आज से ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार तीसरी बार बनी है, तब से जॉर्ज सोरोस के कहने पर विशेष करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और उनके जो अलायंस पार्टनर है, देश में कहीं न कहीं संस्थाओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। चाहे वो संस्थान सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो संस्थान इलेक्शन कमीशन का हो, या चाहे वो संस्थान स्पीकर का हो, सभी संस्थानों के ऊपर हमले करने का प्रयास, और सबसे दुखद है प्रधानमंत्री के संस्थान के ऊपर भी। मैं नहीं कहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के संस्थान के ऊपर, प्रधानमंत्री यह एक पद है जिसे देश चुनती है, प्रधानमंत्री जी के संस्थान के ऊपर भी हमला करने की कोशिश और प्रयास कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस पार्टीज करते रहे हैं। आज ऐसे ही अनेकों विषयों पे एक संक्षेप टिप्पणी मैं यहां रखूंगा। सर्वप्रथम मैं SIR से आरंभ करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ ममता बनर्जी
और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का माहौल पूरे भारतवर्ष में बनाने की कोशिश की थी कि ये जो SIR है ये फर्जी है, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यह इलेक्टोरल रोल को उसके सुचिता के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे के लिए है, यह मसौदा गैर कानूनी है। इस प्रकार से पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ममता बनर्जी ने किया था। ममता बनर्जी यहां तक विषय को लेकर आई थी कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर के रूप में पिछले हफ्ते उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था, खुद उन्होंने दलील रखी थी और उन्होंने कहा था कि SIR के माध्यम से बंगाल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने अपील की थी कि SIR को खारिज कर दिया जाए और ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये गैर कानूनी है। मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में है उसको एक बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा और मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया है, शब्दशः मैं पढ़ रहा हूं। Whatever orders or clarifications required, we will issue, but we will not allow any impediment in SIR. This must be understood by all states. Chief Justice of India, सूर्यकांत जी। अनुवादित करूं तो इसका अर्थ होता है कि सभी स्टेट ये जान ले, किसी भी कीमत पर SIR को रोका नहीं जाएगा। अगर SIR को लेकर किसी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर SIR को गलत कहना, SIR को गैर लोकतांत्रिक कहना ये नहीं है। नो इम्पेडिमेंट, इसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। झटका नंबर 1। दूसरा विषय है माइक्रो ऑब्जर्वर का और EROs का। जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स थे उनके अपॉइंटमेंट को लेकर ममता बनर्जी का कहना था कि हमारे पास इतने अधिकारी नहीं हैं, हम नहीं दे सकते हैं अधिकारी। कल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज जब मैं खड़ा हूं लगभग 1:30 बजे हैं, आज 5 बजे तक टिल टुडे 5 PM 8,505 ग्रुप बी के अधिकारी अपने DMs को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जाके रिपोर्ट करें और ड्यूटी में ज्वाइन करें। अर्थात एक तरह से ममता बनर्जी को झटका लगा है कि जो ममता बनर्जी कह रही थी कि हम ऑफिसर नहीं दे सकते हैं, अब वो सूची लेकर जमा कर रही हैं और 8,505 ऑफिसर अब नियुक्त किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 8 से 9 फरवरी 2026 को गुरुग्राम में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री कप 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित कर उनकी मेहनत को सराहा गया। कार्यक्रम में CM सैनी ने युवाओं को खेलों से जोड़ने पर जोर दिया, जो जमीनी प्रतिभा को पहचान दिलाने वाली महत्वपूर्ण पहल है। हरियाणा को खेलों का पावर हाउस बताते हुए CM ने राज्य की खेल नीति की सराहना की। आज सब खिलाड़ी यहाँ हमारे एकत्र हुए हैं। आप सबको प्रदेश के हमारे गौरवशाली खिलाड़ियों और सम्मानित प्रशिक्षक गणों को, अभावी गणों को और खेल प्रेमियों को आज मैं इस ऐतिहासिक भूमि पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये हरियाणा की माटी है। ये हरियाणा की माटी ये सिर्फ फसल नहीं उगाती है, यह चैंपियन भी पैदा करती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, जहां खेतों में पसीना बहाया जाता है, वहीं खेल के मैदान में इतिहास भी रचा जाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आज इस गुरुग्राम की यह पावन धरती 2 खेलों उत्सवों के रंग में रंगी है।
मैंने इसी स्टेडियम में 8वीं जो दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आज जहां शुभारंभ किया है, अब यहीं पर इसी स्टेडियम के अंदर मुख्यमंत्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता का भी शुभारंभ हो रहा है। साथियों, अब यही मुख्यमंत्री कप का शुभारंभ और साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर के मुझे बहुत ही गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, यह आयोजन ये हरियाणा की खेल प्रतिभा, परिश्रम और अनुशासन संकल्प का ये उत्सव है। यह वह मंच है जहां हमारे युवा अपने सपनों को पंख देते हैं और राष्ट्र के गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का ये संकल्प लेते हैं। साथियों, युवा खिलाड़ियों, आज हमारे बीच हरियाणा के वे खेल सितारे भी आज उपस्थित हैं जिन्होंने उत्तराखंड में आयोजित 38वें जो राष्ट्रीय खेलों के अद्भुत प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में अपनी पहचान बनाने का काम किया है। साथियों, मैं आप सबका जहां स्वागत करता हूं, मुझे गर्व है कि हमारे 689 खिलाड़ियों ने 33 विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपने दम, समर्पण और प्रतिभा का परिचय हमारे खिलाड़ियों ने दिया है। साथियों, हम हरियाणा में खिलाड़ियों के कल्याण और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। साथियों, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं और आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसरों को लगातार हम मजबूत कर रहे हैं। साथियों, हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। साथियों, आज शुरू हुए इस शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबसे ये भी आह्वान करता हूं कि खेल को जीवन के अभिन्न अंग बनाएं, स्वस्थ रहें, अनुशासित रहें और राष्ट्र के लिए हम समर्पित रहें। साथियों, यही सच्ची राष्ट्र सेवा है और यही सच्चा सम्मान है। मैं अंत में आप सभी खिलाड़ियों को, आपके परिजनों को और आपके प्रशिक्षकों को मैं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं और प्रत्येक जुड़े हुए इस आयोजन के साथ व्यक्ति को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि वह आप सभी को निरंतर सफलता की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएं। आप स्वस्थ रहें, आप सम्मान प्रदान करें, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप होलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में आज आयुर्वेद की परंपरा, विज्ञान और भविष्य एक साथ मंच पर दिखाई दिए। इस विशेष अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुर्वेद की प्रासंगिकता और उसकी वैश्विक भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि रोगों के पूर्वालोकन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। आयुर्वेद के माध्यम से हम बीमारियों के लक्षण प्रकट होने से पहले ही शरीर की स्थिति को समझ सकते हैं
और समय रहते संतुलन स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में आयुर्वेद की ये विशेषता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का यह स्वर्ण जयंती समारोह हमारे आयुर्वेद के गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवंत करने का यह समय है। यह धरती सदियों से आयुर्वेद का केंद्र रहा है, क्योंकि अरावलियों की पहाड़ियों से मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले औषधीय पौधे इस बात का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने न केवल आयुर्वेद का अध्ययन किया, बल्कि इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आज जब हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तो हमें उसका गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 1976 में एक महाविद्यालय के रूप में आरंभ होकर आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का देश का प्रथम आयुर्वेद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होना राजस्थान और भारत दोनों के लिए गौरव का अध्याय है। शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, रोगी सेवा, इन चारों स्तंभों पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पिछले 5 दशकों में जो नेतृत्व स्थापित किया है, ये वास्तव में अनुकरणीय है। मित्रों, यही नहीं, मुझे गर्व होता है कि राजस्थान में ऐसी संस्था है जो केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि आयुर्वेद की आत्मा को जीवन रखने का एक माध्यम है। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने का विज्ञान। हमारे प्राचीन ऋषियों और आयुर्वेद के माध्यम से मानव जीवन को समझने और उसे स्वस्थ रखने का मार्ग दिखाया। आयुर्वेद के माध्यम से हम ये भी जानते हैं कि कौन से महीने में कौन सी बीमारी का आना होगा जिससे परेशानी होगी। हम ये भी जानते हैं कि कौन से महीने में शरीर के अंदर पानी की कमी रहती है, जिसमें पानी ज्यादा पी करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। हम बदलते हुए समय में कौन सी बीमारी होती है, इसको भी हम जानते हैं। ये हमारे आयुर्वेद में हर मौसम का पूरी तरह से निर्धारण किया हुआ है, और ये पहले से ही विद्यमान है कि हम आने वाली बीमारी को किस तरह से उसका उपचार कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने हमारा आयुष डिपार्टमेंट को और योग को दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, और इससे न केवल योग बल्कि पूरी भारतीय चिकित्सा परंपरा को विश्व मंच पर एक नई पहचान मिली है। हमारी राज्य सरकार ने भी हमेशा आयुर्वेद के संवर्धन और उसके जन स्वास्थ्य में व्यापक उपयोग को प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों में आयुर्वेद के लिए किए गए प्रमुख कार्य, नए आयुर्वेद चिकित्सालय, महाविद्यालय एवं डिस्पेंसरी की स्थापना से राज्य में सुलभ चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की गई। बड़े पैमाने पर आयुष मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर एवं तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति कर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया। किसानों हेतु हर्बल फार्मिंग स्कीम, नक्षत्र वन हर्बल गार्डन, मेडिसिनल प्लांट मिशन के माध्यम से जैविक पौधों की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, हम विकसित राजस्थान भी बनाएंगे और विकसित भारत भी बनाएंगे। यह डबल इंजन की सरकार है और युवाओं का भविष्य है। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। पूरी तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार आपका सहयोग करेगी। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। रायपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में रायपुर सहित 7 जिलों के 1400 जोड़ों तथा प्रदेश भर में 6000 से अधिक जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे। ये ऐतिहासिक आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होकर छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय बना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से शुरू हुई ये योजना आज नवीन भाजपा सरकार में और भी बड़े स्तर पर पहुंची है। उन्होंने इस अवसर पर सभी नवविवाहितों को उनके सुखी दंपति जीवन की शुभकामनाएं भी दी। रायपुर की इस पावन भूमि में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में मंच में विराजमान सभी अतिथिगण और आज जो 1317 जोड़ी आज परिणय बंधन में आज जुड़ रहे हैं, नया जीवन शुरू कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारी बेटियां, हमारे बेटे, दामाद और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस अवसर में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज पूरे प्रदेश में एक साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से कुल 6414 जोड़े आज अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा इतनी संख्या में एक साथ आयोजन होना। इसके लिए मैं समाज कल्याण विभाग और उनकी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ जो आज 6414 जोड़े आज विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, ऐसी हमारी सभी बेटियों को और बेटों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि उनका ये दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, एक नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सबको पता है ये योजना 2005 ईस्वी में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने शुरू किया था। सबको मालूम है कि बेटी की शादी एक चिंता का विषय हो जाता था और विशेषकर गरीबों के लिए, ग्रामीणों के लिए अगर बेटी की शादी करना है तो कर्जा बाड़ी लेना पड़ता था, जमीन बेचना पड़ता था, रेगाबारी करना पड़ता था अपनी जमीन का, तब जाके बेटी की शादी होती थी। और शादी के कई साल बाद माता पिता कर्जा उतारते रहते थे, तो इस तरह की समस्या होती थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को, जिन्होंने हम सब लोगों की भावना को समझते हुए ये मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना इस प्रदेश में लागू किया। और उस समय हमको मालूम है कि मात्र 5000 रुपया खर्चा होता था एक जोड़ी में, लेकिन आज 20 साल बाद 2025 में जब हम लोग खड़ा हैं और प्रदेश का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो आज 5000 का 50,000 हो गया है, 10 गुना वृद्धि हो गया है, 10 गुना वृद्धि हो गया है। आज हम लोग 35-35 हजार रुपया का सभी जोड़ियों को चेक भी दिए हैं ताकि वो अपने उपयोग के अनुसार उसका उपयोग करें। तो इस तरह से बहुत बड़ा सहयोग मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से विशेषकर हमारे गरीब माता पिताओं को हो रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।